बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ हुमार सलाना। आज के प्रोग्राम में अमेरिका ईरान जंग और अपकमिंग सूरत हाल क्या अलर्ट दे रही है, क्या इंडिकेट कर रही है, इसके हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त जो इत्तलात मौसूल हो रही हैं, बिलखुसूस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के हवाले से जो सिनेरियो बिल्डअप हुआ है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है, इसका हम तस्करा करने जा रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ की अगर बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हॉर्मज़ में बहरी जहाज़ों की आमदो रफ्त बहाल करने का ऐलान किया था। इस ऐलान के बाद जो डेवलपमेंट्स हुई, जो चेंजिंग्स हुई, जो सूरत हाल देखने में आई, ज़रा उसके हवाले से हम चेदा सूरत हाल आपके सामने रखेंगे और उसके बाद अपने मेहमानों की जानिब रुख करेंगे। आबनाए हॉर्मज़ में किसी अमरीकी जहाज़ पर मिसाइल नहीं लगा, ये कहा जा रहा है अमेरिका की जानिब से, जबकि अगर ईरान की खबर एजेंसी की हम बात करें तो उनके मुताबिक आबनाए हॉर्मज़ में ईरानी वार्निंग नज़रअंदाज करने वाले अमरीकी जहाज़ों को 2 मिसाइलों से हमला किया गया, उन पर निशाना बनाया गया। अमेरिका इसकी तरदीद कर रहा है। जबकि इसी सूरत हाल को थोड़ा सा मज़ीद हम अगर आगे देखें तो जो इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की कंडीशन है उसके हवाले से जो इत्तलात मौसूल हो रही हैं उसमें यह भी डेवलपमेंट है कि यूएई की जानिब से आबनाए हॉर्मज़ में ईरान की जानिब से अमाराती ऑयल टैंकर पर ड्रोन हमले का दावा भी किया गया है। यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ अभी हमारा बेसिक एजेंडा है। इस वक्त जो सूरत हाल इंडिकेट कर रही है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। बहरी जहाज़ों की आमदो रफ्त क्या बहाल हो पा रही है, नहीं हो पा रही, और अगर वो मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं की गई तो फिर अपकमिंग कितना अलर्ट रहने की ज़रूरत है, खित्ते पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा एक और हम डेवलपमेंट का जिक्र करते हुए फिर अपने मेहमानों की जानिब बढ़ेंगे। अमेरिका ने कब्जे में लिए गए ईरानी जहाज़ अमले समेत पाकिस्तान के हवाले करने का भी दावा कर दिया है। अब पाकिस्तान की जब हम सिचुएशन की बात करते हैं, पोजीशन की बात करते हैं, तो मुज़ाकरात को जब हम हाईलाइट करते हुए देखते हैं तो पाकिस्तान इस वक्त एक बेहतरीन सिफारतकार, एक बेहतरीन मीडिएटर के तौर पर एक्ट कर रहा है। लेकिन आने वाले वक्त में क्या पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा और खुशगवार माहौल डेवलप किया जा सकता है? पाकिस्तान को इस मीडिएटर बनने का या इस सिफारतकारी का कोई फ़ायदा भी हासिल होगा आने वाले वक्त में या नहीं, ये जानेंगे आज के प्रोग्राम में। और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ कराते गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। स्टूडियोज़ में मेरे साथ माहिर आलमी उमूर आरिफ काज़मी साहब हैं। आरिफ साहब, आपको खुशामदीद कहना चाहेंगे। दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब हमें ज्वाइन करें, सर आपको भी खुशामदीद कहना चाहेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार असद खलल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। असद खलल साहब, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। ब्रिगेडियर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ सर मैं आपसे करना चाहूँगी। ओवरऑल इस वक्त जो बेसिक एजेंडा है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है, खुलेगी नहीं खुलेगी, किसका कंट्रोल होगा, अमेरिका जो कह रहा है वो कर नहीं रहा, और जो ईरान की जानिब से दावे किए जा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इन सबको? जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेट ऑफ हॉर्मज़ के ऊपर आपको पता है डबल ब्लॉकेट लगा हुआ है। ईरानियन ने भी ब्लॉकेट लगाया हुआ है और अमेरिकन ने भी ब्लॉकेट लगाया हुआ है। हालांकि अमेरिकन ब्लॉकेट का ना तो कोई डिप्लोमेटिक, ना कोई मिलिटरली, ना कोई पॉलिटिकल लॉजिक अगर आप निकालें तो उसकी किसी चीज की रैशनैलिटी समझ नहीं आती है। अब उसके ऊपर साफ जाहिर है, अगर आप सेंटकॉम के दो नेवी के 2 शिप भेज दे, 2 हेलीकॉप्टर भेज दे, तो मर्चेंट शिप जो गुजर रहे होते हैं वो तो उनके पास तो हथियार नहीं होते ना कि वो लड़ाई करें, तो वो तो सरेंडर कर देते हैं और उसके बाद आप उनको रीडायरेक्ट कर देते हैं। अभी इसमें जब ट्रम्प साहब फ्लोरिडा गए थे वीकेंड के ऊपर, तो वहां पे जब रिपोर्टर ने साउथ लॉन में उनसे सवाल किए कि जी आप, क्योंकि थर्सडे को गलबन ट्रम्प को सेंटकॉम ने ब्रीफिंग दी थी अबाउट दी होल इशू जो ब्लॉकेट लगा हुआ है, तो ट्रम्प ने कहा हाँ मुझे सेंटकॉम ने कोई एडिशनल ऑप्शन दी है। उन्होंने उन एडिशनल ऑप्शंस का जिक्र तो नहीं किया, बट उन्होंने कहा कि मेरे पास वैसे 2 ऑप्शन है। एक ये कि मैं ईरान को टोटल ब्लास्ट कर दूं, सफाई हस्ती से मिटा दूं, तो वो मैं कर नहीं रहा क्योंकि मुझे ह्यूमैनिटी के बेसिस पे। दूसरा ये है कि मैं कोई डील कर लूं, कोई मैं किसी उसमें आ जाऊं, एग्रीमेंट में आ जाऊं, तो उसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। लेकिन मैं जो अमेरिकन ने प्रपोजल्स भेजी है उनसे मैं खुश नहीं हूँ। अभी डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव, साथ साथ उसने अपनी नेवी को भी पायरेट कह दिया। उन्होंने कहा जी वी आर एक्टिंग लाइक अ पायरेट इन दी। जो शख्स अपनी नेवी को भी पायरेसी में इन्वॉल्व कर दे, और आप पता पायरेसी कितना सीरियस जुर्म है, वो पायरेसी के ऊपर इन्वॉल्व करना इसी तरह है जितना उसने जब इलेक्शन नहीं जीता था तो कैपिटल हिल पे हमला कर दिया था, जो एक बदमाशी थी। तो अगर वो इस बदमाशी को अब कह रहा है तो वो इस पायरेसी को कब तक जारी रखेगा? तो सिग्नल्स जो हैं वो कुछ मिक्स किस्म के आपको मिल रहे हैं, जिसमें एक डील का भी सिग्नल मिल रहा है। और दूसरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो है वो ये कि सैमुर हर्ष हैं, बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं,
और उनका एस्टेब्लिशमेंट से भी कनेक्शन है, और उन्होंने बहुत सारी फोरकास्ट भी की है। उन्होंने उनका एक पीस छपाया, उन्होंने उसमें कहा कि जी ट्रंप ने ईरान को कोई $25 अरब ऑफर किए थे स्टेट ऑफ हॉर्मस को खोलने के लिए। अभी चूंकि ये उनकी तरफ से एक चीज आई है, तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए, अगर वो ये कह रहे हैं तो मेरी नजर में वो ठीक कह रहे होंगे, क्योंकि उनकी ऐसे इंटेलिजेंस कनेक्शन है जिसमें बहुत सारी स्टोरीज ब्रेक करते हैं, बड़े वर्ल्ड लेवल पे वो जर्नलिस्ट है। तो इसका मतलब ये है कि ट्रंप के ऊपर जो प्रेशर्स हैं और जिनका हम बारहा जिक्र कर चुके हैं, जो इंटरनल प्रेशर्स भी हैं, क्योंकि वो प्रेशर का ही नतीजा है कि उसने स्पीकर को खत लिखा है कि जी 6 अप्रैल को मैंने जंग खत्म कर दी थी, क्योंकि 60 दिनों के बाद आपको जाना होता है जंग की अप्रूवल लेने के लिए। तो वो भी प्रेशर उसके ऊपर डेवलप हो रहा है। और उसके साथ साथ जो अमेरिकन प्रेशर है वो भी, आप अंदर से जो अमेरिकन पब्लिक का प्रेशर है वो भी है। साथ चाइना ने एक स्टेटमेंट दी है, चाइना ने कहा कि जी अमेरिका अपनी कंपनीज को कहा है कि यू शुड नॉट बॉदर अबाउट द अमेरिकन सैंक्शन। और उसकी तरफ से रशिया के ऊपर से एक स्टेटमेंट आई, उसने कहा जी हम आने वाले दिनों में वी विल लाइक टू ट्रेड ऑयल एंड युआन, हम डॉलर में नहीं करेंगे। अब ये जो चीजें इधर उधर से जितनी चीजें डेवलप हो रही हैं, इसका मतलब है कि ईरान। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये बड़ी अहम जाने आप इशारा कर रहे हैं। प्रोग्राम के सेकंड हाफ में हम कोशिश करेंगे कि इस पर हम जरूर डिटेल आप सबका ओपिनियन लें। आरिफ काज़मी साहब, अभी जिस तरह से हम बात कर रहे थे और स्टेट ऑफ हॉर्मस को दो तरफ से जो ब्लॉकेड है, दो तरफा ब्लॉकेड की हम डिस्कशन कर रहे थे, उसमें पासदाने ने इनकलाब की जानिब से ईरान के जेर कंट्रोल जो इलाका है स्टेट ऑफ हॉर्मस का, उसका नक्शा भी जारी कर दिया गया है, जिसकी एक जानिब ईरान और दूसरी जानिब यूएई। मैं चाहूँगी थोड़ा सा गुफ्तगू के आगाज़ में आप इस जानिब ज़रूर आएँ। देखिए, जब से एक तो ट्रम्प ने एक अपना नक्शा पेश किया था, याद होगा आपको, उसको आपने ट्रम्प का नाम दे दिया था, तो ईरान ने उसके ऊपर खास कोई इतना उनको कोई वो नहीं दिया, अपना रिएक्शन कोई खास नहीं दिया था। लेकिन अब की बार जब गुज़श्ता रात ट्रम्प ने जो अपना ये ऐलान किया कि मैं एक प्रोजेक्ट ऑफ फ्रीडम शुरू करने लगा हूँ, तो उसके बाद उन्होंने ईरान के जाने से ये जो नक्शा जो है वो पेश किया गया। ये नक्शा जो है वो बड़ा एक्सटेंसिव किस्म का नक्शा है। इसमें ख़ास तौर पर जो ईरान के जो जुनूबी इलाके हैं, वहाँ पर ईरान का इलाका आता है माउंट मुबारक, वहाँ से ये शुरू हो जाता है और यूएई का जो इलाका है फजीरा तक एक लाइन तो ये खींच जाती है, और दूसरी लाइन जो खींच जाती है वो कशम जज़ीरा है, ईरान का बड़ा मशहूर जज़ीरा है, और वहाँ से शुरू हो जाता है। और उमुल कवाइन ये भी एक यूएई का जज़ीरा है, इलाका है, वहाँ तक ये इलाका खींचा है। और उसके बाद ईरान की जानिब से ये जारी करने के बाद ये कहा गया है कि इसके अंदर हमारा कंट्रोल है, और इस कंट्रोल को कोई भी जहाज़, कोई भी मुल्क, कोई भी जो जहाज़ हैं किसी भी रियासत के, वो अबूर नहीं कर सकते जब तक कि हमारी इजाज़त हासिल ना हो। अब ट्रम्प ने लामाला इसको खोलने का ऐलान किया है, तो आज उन्होंने अपनी कोशिश पूरी की कि इसको अपने इस प्रोजेक्ट फ्रीडम को अप्लाई कर सके। तो इसके लिए उन्होंने जहाज़ भी भेजे अपने, और ईरान ने उसको वार्निंग देने के बाद उसके ऊपर मिसाइल फायर किए, और फिर अमेरिका को वापस जाना पड़ा। गो कि अमेरिका ने इसकी अभी तरदीद की है कि उन्होंने ये कहा कि हमारे जहाज़ों के ऊपर कोई हमला नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने ये कहा कि हमने अपने, ये बड़ा अहम सवाल है यहाँ पर, हमने अपने 2 जहाज़ों को जो कि अबनाए हॉर्मज़ में फंसे हुए थे उनको निकाला है, अमेरिकन शिप्स, और वो अपने मंजिल की तरफ रवाना है। एक तरफ ट्रम्प ये कहता है कि कुछ ममालिक ने जो कि इस जंग के अंदर शरीक नहीं थे, उनके जहाज़ों को बिलावजह वहाँ पर रोका गया, और उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर हम ये प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हमने अपने 2 जहाज़ों को यहाँ से निकाल के मंजिल मकसूद की तरफ रवाना कर दिया, यानी हमने फ्रीडम प्रोजेक्ट के ऊपर अमल दरामद शुरू कर दिया है, और अपने ही 2 जहाज़ों को। तो इसका मतलब है जो ट्रम्प का जो ब्लॉकेड था वो किसी काम का नहीं था। जो ईरान का जो पाबंदी थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के ऊपर, वो कायम थी, और जो ईरानियन जो रजीम कायम हुआ था वो अभी तक कायम था। और ईरान कंटिन्यू करें। आरिफ काज़मी साहब, एक ब्रेक की जाने बढ़ने का कहा जा रहा है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, अपने मेहमानों से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। जो बात ब्रेक पे जाने से पहले होती है उसी को कंटिन्यू करेंगे। असद खलील साहब, सर आपकी जानिब आएंगे। अभी आरिफ काज़मी साहब से जो बात हो रही थी, इंतहाई अहमियत की हामिल है वो बात। मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप भी उसमें अपना ओपिनियन शेयर करें। पासदारान इनकलाब की जानिब से जो नक्शा शेयर किया गया है अबनाए हॉर्मज़ के कंट्रोल का, जो इलाका ईरान के कंट्रोल में है, उसके हवाले से, और उससे पहले जैसे उन्होंने भी तस्करा किया अबनाए ट्रम्प का नाम जब ट्रम्प ने दिया और वो नक्शा शेयर किया, ये दोनों किस जानिब इंडिकेट करती हुई सूरत हाल है? और फिर अमेरिका का ये दावा करना कि हमने अपने फंसे हुए 2 अदद जहाज़ निकाल लिए हैं, रिकवर कर लिए हैं,
और जो जहाज़ आया था उस पर कोई हमला नहीं हुआ। ईरान की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि हमने हमला किया, जबकि अमेरिका ये भी कह रहा है कि जो 19 अप्रैल को जहाज़ ज़ेरे कब्ज़ा था उसको भी पाकिस्तान के हवाले अमले समेत कर दिया गया है। सर, ये सिचुएशन किस जानिब जा रही है? क्या बेहतरी की सूरत हाल हमें दिखाई दे रही है या आने वाली सूरत हाल कशीदा भी हो सकती है? देखिए, एक बात तो ये है कि जो भी अमेरिकी दावे थे, डोनाल्ड ट्रंप के दावे थे, उन्होंने कहा था कि अपना हम पर वो कंट्रोल संभाल लेंगे। फिर उन्होंने नाकाबंदी भी की, हर तरह तरीके से उन्होंने अपने तमाम जो है रिसोर्सेज इस्तेमाल किए। लेकिन आप देखें कि अपना हरमुज पर किसी तरह भी कंट्रोल अमेरिका नहीं कर सका। उनका ये बयान भी देना कि फंसे हुए अपने जहाज उन्होंने निकाल लिए, इट मीन्स के कंट्रोल ईरान का था और वो उनके कंट्रोल में ये चीज नहीं थी। तो अब मामला ये है कि जो एक डोनाल्ड ट्रंप ने जो उसको नाम दिया था कि अब नए ट्रंप जो है, तो वो तो एक मजाक के अलावा कोई कुछ नहीं है। लेकिन बात ये है कि अब नए हरमुज पर तो वो कंट्रोल कर नहीं सके और उसके अतराफ के अंदर जो है नाकाबंदी करना, ये तो ऐसे ही है जैसे खिजानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हिसाब है। अब मामला ये है कि ये जो स्ट्रेटजी इस्तेमाल की थी अमेरिका ने कि शायद इस तरीके से वो ईरान को जो है वो इन्फ्लुएंस में, यानी उसको जेर असर ला सकता है या उसके ऊपर दबाव बढ़ा सकता है। लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि ईरान की बजाय जो दीगर जो बड़ी कूतें हैं उनको, और बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो अमेरिका के अलाइज भी हैं, उनकी जानब से भी अमेरिका को बहुत ज्यादा प्रेशर आया है कि आप जो है, आपकी वजह से हमारा जो है ज्यादा नुकसान हो रहा है, बजाय हमारा फायदा करने के आपकी वजह से हमारा नुकसान हो रहा है। तो जाहिर बात है, जब ईरान से अपनाए हरमुज जो वो एक खास इलाका है, वहां से जहाज जो है उनकी मंशा और मर्जी के बगैर तो निकल नहीं सकते। तो आपकी अतराफ में नाकाबंदी, इसको हमने क्या करना है? ये तो हमें कुछ भी नहीं फायदा दे सकती। तो मामला ये है कि अमेरिका तो इसमें बुरी तरह नाकाम हुआ। जहां तक मामला है कि आगे जो हालात किस तरह जा रहे हैं, देखिए अब आहिस्ता आहिस्ता डोनाल्ड ट्रंप को भी शायद समझ आना शुरू हो गई है और उसको इस चीज का अदराक हो चुका है कि इस जंग के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान अगर हुआ है तो अमेरिका का हुआ है। मुआशी तौर पर देख ले, इखलाकी तौर पर देख ले, सिफारती तौर पर देख ले। और ईरान से जो एक्सपेक्ट कर रहा था अमेरिका या इजराइल के वो उसको तबाह कर देंगे, उसकी जो है रद्द अमल जो है बिल्कुल खत्म होकर रह जाएगा, वो मामला जो है वो पहले से भी ज्यादा ईरान जो है दुनिया के नक्शे पे सामने आ गया है। तो अब मामला ये है कि सारी जमा तफरीक करके तो अब उसकी जो टोन है डोनाल्ड ट्रंप की, वो भी आप देखें कि अब उसकी जानब से भी ऐसी चीजें आ रही हैं कि ईरान जो है उसके साथ हमारी बहुत चीजें चल रही हैं, बहुत हम करीब पहुंच चुके हैं, हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं, सब अच्छा जा रहा है। अच्छा, ये जो टोन वाली आप बात करें ना सर, ये मैं ब्रिगेडियर साहब की जानिब ये सवाल लेके जाऊंगी। ब्रिगेडियर साहब, ये जो अभी हम बात कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के टोन की, आपको याद होगा वो मैसेजेस जिसमें अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की गई, किस तरह से ट्रोल किया गया ईरान को। उसके बाद हमने देखा कि बाइबल की वर्सेस पढ़ के उसका तर्जुमा करते हुए सज़ा क्या है, जज़ा क्या है, कौन सज़ा लेगा, कौन किसको जज़ा मिलेगी, किसको माफ़ी मिल सकती है। और अब ये सूरत हाल है, ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटी ये किरदार अदा करने जा रहा हूँ। ये ट्रंप का किरदार इस वक्त क्यों इतना मुतज़लज़ल है? ट्रंप करना क्या चाहते हैं, कर क्या रहे हैं, और आने वाली सूरत हाल किस तरह से हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि ट्रंप का कहा कभी भी बदल सकता है? हुमा, ट्रंप का बैकग्राउंड देख लीजिए ना, इसमें कोई हैरत नहीं होनी चाहिए। आप वो शख्स है जो पहलवान लड़ाता था किसी जमाने में। मुझे याद है एक फिल्म में रोल लेने के लिए उसने कितनी जद्दोजहद तक वो दो की थी। सही। उसके साथ आप देखिए, सबसे बड़ा उसकी बात है कि वो जब हारा तो उसे कैपिटल हिल पे हमला करवा दिया। अमेरिका में आज तक ऐसा हुआ नहीं था, हमारे यहाँ तो हो जाता है। तो उधर से आप उसका कैरेक्टर एसेस कर रहे हैं। दूसरा ये है कि वो कंपल्सिव लायर है, और कंपल्सिव लायर वो होता है जो कभी सच बोल ही नहीं सकता। दूसरा इज अ कैरेक्टरलेस मैन, और उसका कैरेक्टर आपने एप्स्टीन फाइल के अंदर देख लिया। बिल्कुल। जो एप्स्टीन फाइल की तस्वीरें छपी हैं, सही, वो तो अब दुनिया पूरी देख चुकी है। फिर वो बच्चियां जो है उन्होंने टीवी पे आके इंटरव्यू भी दे दिया कि हमारे साथ क्या हुआ। तो इस किस्म के किरदार के शख्स से आप क्यों ये तवक्को करती हैं कि वो उसकी जो बातचीत होगी वो कंसिस्टेंट होगी और अकॉर्डिंग टू द रियलिटी होगी। मैंने आपसे कहा कि उसने परसों साउथ लॉन में रिपोर्टर से कहा कि मेरे पास दो ऑप्शन है, इधर आई कैन ब्लास्ट देम। उससे पहले उसने क्या कहा था? उसने कहा था मैं तहजीबें तोड़ दूंगा, तबाह कर दूंगा। उसके बाद उसने क्या कहा? उसने कहा बस मैं वो करूंगा जो 42 साल से नहीं हुआ। तो बात यह है कि जब उसके साथ साथ जब उसको पता चलता है
कि जो वो कह रहा है वो ग्राउंड रियलिटी से सपोर्ट नहीं हो रहा। जैसे अभी मैंने आपसे बताया सैमुअल हर्श की जो स्टेटमेंट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। उसने कहा कि ट्रंप ने $25 बिलियन ऑफर किए हैं ईरान को स्टेट ऑफ हार्मस खोलने के लिए। तो बात ये कि वो तो बुनियादी तौर पे इज अ डीलर ही, वो जवारी है, बुनियादी डीलर भी नहीं है, जवारी। वो कहता है इधर जुआ लगा दो, उधर जुआ लगा दो, उधर जुआ। अब दुनिया जुए पे तो नहीं चलती। आपने कोई आज तक प्रेसिडेंट देखा था जिससे सूट पहना हुआ, हाथ में राइफल उठाई हो और वो खड़ा होकर तस्वीर खिंचाए और पीछे एक आग की सूरत हो? इससे आप उसके किरदार का अंदाजा लगाइए। तो बात यह है कि इस किस्म के लोग जो है वो कभी आपको लॉजिकल बात नहीं करते। दूसरी बात यह है कि अभी उसने एक बहुत गंदी मूव की है, और वो ये है कि जो नेगोशिएशन कमेटी थी जिसमें जैरेड कुश्नर और स्टीव वेटकॉफ शामिल थे, 2 मेंबरों की, उसमें उसने एक शख्स को शामिल किया, निक स्टीवर्ट। अब निक स्टीवर्ट जो है वो हार्ड लाइनर ज़ियोनिस्ट का भी बाप है। वो एक एपैक का एक थिंक टैंक है, वो चलाता है। अब वो जो जाया है उसमें, तो उसका तो थीसिस ही है कि ईरान को मार दो, मुसलमानों को मार दो, कत्ल कर दो, दफा कर दो। इससे पहले नेतन्याहू शैतानयाहू जो है वो भी इस किस्म की चीज कह चुका है, जब उसने कहा था कि अमेलेक का रेफरेंस देके 12 दिन की जंग में कहा था कि हमें तो हमारा मजहब बताता है कि हर एक को मारो, बच्चों को मारो, शीप्स को मारो, जानवरों को मारो, हर एक को। तो ये जो मजहबी जनूनियत की जंग है ना, जिसका पैरोकार शैतानयाहू भी है, ये ट्रंप भी है, स्टीव वेटकॉफ भी है, जैरेड कुश्नर भी है और निक स्टीवर्ट जैसे लोग हैं। ये इस जनूनियत में लॉजिक की बात नहीं हो सकती। मजहबी जनून में आप कभी लॉजिक तलाश नहीं करते। मजहबी जनून में आप वो जनून तलाश करते हैं जिसका आप खुद शिकार होते हैं। वो रियलाइज कर रहे हैं कि इसमें नुकसान भी हमें हो रहा है, लेकिन फिर भी वो ढिठाई पे कायम है। ब्रिगेडियर साहब, यकीनन आप यही बात करना चाह रहे हैं। जी हाँ, मैंने कहा वो साइकोपैथ भी है ना। तो साइकोपैथ का दिमाग जो होता है वो सही डायरेक्शन में नहीं चलता, वो हाफ नफ्सियाती मरीज हो जाता है। इसलिए वो उस जनून में जाता है, उस मजहबी जनून में जाता है जिसके जरिए वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बदमाशी से लेके। अच्छा, यहाँ पे एक बात बड़ी अहमियत की हामिल है जो हम तीनों मेहमानों से जानना चाहेंगे, चूंकि हमें ब्रेक की जानिब बढ़ना है। ब्रेक से वापस आते हैं तो नाज़रीन इसको कंटिन्यू जरूर करेंगे कि यहाँ सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की जहनी कैफियत को नहीं हम मद्देनजर रखते हुए बात करेंगे, बल्कि ये पूरी काबीना ही मुख्तलिफ जहनी बीमारियों का शिकार है। इनके जो मजहबी जनूनियत है वो आगे आने वाले वक्त में क्या कर सकती है, किस हद तक कशीदा हो सकती है, इसको डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। आरिफ कासिम साहब, आपकी जानिब आएंगे। ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी वो जहनी कैफियत के हवाले से बात हो रही थी। सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं बल्कि उसके जो फॉलोअर्स हैं, जो उसके साथी हैं, जो उसकी पूरी काबीना है, एक ही माइंडसेट को फॉलो करें तो आने वाला मिड टर्म इलेक्शन कितना ख़तरनाक हो सकता है, कितना रिलीफ का सबब बन सकता है अमरीकी अवाम के लिए, या फिर ये लेगेसी जारी रहेगी? हुमा, मैंने तो आपके इसी प्रोग्राम में कई दफ़ा कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका के लिए कम से कम वो रूस के जो रहनुमा थे सोवियत यूनियन के, क्या नाम उनका, ज़हन से निकल गया है, वो साबित हो, तो गोर्बाचोव साबित हो सकते हैं, क्योंकि जो इनके जो किरदार रहा है वो इसी तरफ ही जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से वो गैर हकीकी जो जंगें जो कर रहा है, गैर अखलाकी जिस तरीके से जंगें कर रहा, इसी तरह न सिर्फ ये बल्कि इसकी कैबिनेट के अंदर जो दीगर लोग हैं उनका भी ये हाल है। ख़ासतौर पर ये जो पेट हेगेस का आप देख लें, ये इनका वज़ीर जंग है। उन्होंने तो वज़ारत दिफा को भी ख़त्म करके जंग का ही एक डिपार्टमेंट शुरू कर दिया ना। तो अब इससे ही अंदाज़ा कर सकते हैं कि अमेरिकन ये जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ये ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन है, वो किस नस्ल के लोगों के ऊपर मुश्तमिल है। जो अच्छे लोग हैं वो इनसे दूर होते जा रहे हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो क्रिमिनल लोग हैं वो सारे इनके इर्द गिर्द जमा हैं। ब्रिगेडियर साहब बड़ा अच्छा नाम ले रहे थे कि मजहबी जनूनियत इनके अंदर, बिल्कुल। अब ये पैट हैगेस वही बंदा है, ये मजहबी जुनूनी है। इसी तरह ये जैरेड कुश्नर देखें, वो यहूदी लॉबी का बहुत बड़ा किरदार है। बिल्कुल, निक स्टीवर्ट के हवाले से बात कर रहे थे, उनके हवाले दिया सर ने भी। और इसके साथ साथ स्टीव वेटकॉफ देखे खुले आम वो इजराइल की हिमायत कर रहा होता है।
तो ये लोग इसके अब देखें वो जो उनके जो टेररिज्म डिपार्टमेंट का था वो आखिरकार उनसे छोड़ के चला गया, जो कैंट वो उनको छोड़ के चला गया। वजह यही कि जो भी थोड़ा सा भी अगर सेंसिबल बंदा इनके इर्द गिर्द आ गया, फंस गया हुआ है, तो वो बाहर निकल रहा है। आप देखें इनके जेडी वेंस है वो इतना इसके करीब नहीं आ रहा, इसी तरह मार्को रूबियो भी इतना ज़्यादा करीब नहीं आ रहा, मतलब दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम तर तनाज़े से दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके आगे जो प्लान्स हैं उसके हिसाब से वो इस नस्ल के लोगों से दूर होने के अपने आप को शो करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तरह न सिर्फ इन्होंने ये जो जंगे अभी आगे देखें आप, क्यूबा के हवाले से उन्होंने अपने अज़ाइम बता दिया हुआ है, तो क्यूबा के ऊपर ये नेक्स्ट हमला करना चाह रहा है। वो कहते हैं कि यहाँ से मैं फारिग हो जाऊँगा तो फिर मैं उस तरफ चला जाऊँगा। आपने फ़लस्तीन को तबाह कर दिया, पूरे उस रीजन को, उसके बाद आपने वेनेजुएला के ऊपर हमला कर दिया, आपने ईरान के ऊपर हमला कर दिया, आगे आपने प्लान बनाया हुआ है क्यूबा के ऊपर हमले का, आपने रशिया के ऊपर मुसलसल इस वक्त जो हमले हो रहे हैं वहाँ पर रशिया के अंदर जो ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर देखें तो कुछ दिनों से बहुत बड़े पैमाने पर हमले हो रहे हैं। जो तोपसे का जो ऑयल रिफाइनरी है उसके ऊपर 4 दफ़ा हमला हो गया है। जब तक अमेरिकन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी आशीर्वाद नहीं होगी, ज़ेलेंस्की के पास वो हैसियत नहीं है, वो हिम्मत नहीं है कि वो रशिया के ऊपर इस तरीके से हमला करे। अब तो वो इतना वो हो गया है, जिगरा हो गया कि उसने जो रशियन जो फ्लीट से हैं, ऑयल टैंकर से, उनके ऊपर वो हमले करना शुरू हो गया, बल्कि वो खुलेआम कहने लगा है कि मैं जो शेडो टैंकर्स हैं उनके ऊपर मैं हमले कर रहा हूँ। तो अभी रिसेंटली रशिया के अंदर भी व्लादिमीर पुतिन के क़यादत में एक बहुत बड़ा इजलास हुआ है, बहुत अहम किस्म का इजलास हुआ। उसमें ये फैसला उन्होंने किया है कि हम जितने भी हमारे जो ऑयल टैंकर्स हैं उनको हम एस्कॉर्ट करेंगे, उनके लिए हम डिस्ट्रॉयर्स भेजेंगे। चाइना ने आपको पता है पहले ही भेजा हुआ है, तो आप अंदाजा करें ये एक वर्ल्ड कन्फ्रंटेशन की तरफ दुनिया को लेकर जा रहा है। ये कितना हमारे लिए अलर्ट रहने की ज़रूरत है या कितना अलार्मिंग है जिस जानिब आप इशारा कर रहे हैं। मैं चाहूँगी ज़रा असद खलल साहब आप इस पर ज़रूर कमेंट करें, फिर हम ब्रिगेडियर साहब की जानिब बढ़ेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह उन्होंने बताया, मैं समझता हूँ कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप है उसके साथ ना तो वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट जो है वो साथ दे रही है, ना इंटेलिजेंसिया उसका साथ दे रहा है, और मिलिट्री की क़यादत आप देखें बार बार तब्दील हो रही है। उसकी कैबिनेट के जो करीबी लोग हैं वो उनको तब्दील करने पड़ रहे हैं, या कांग्रेस जो है उसके रिपोर्ट नहीं मिल रही, और अमेरिकन अवाम जो है वो भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। यूक्रेन के अंदर जो सपोर्ट हो रही है, इजराइल को सपोर्ट हो रही है, ईरान के ऊपर हमला करना, दीगर ममालिक के अंदर जाके जारियत करना, तो वो कहते हैं हमारे टैक्स पेयर का पैसा हमारे ऊपर लग नहीं रहा, लोग यहाँ पे गुर्बत जो है उसका शिकार है, यहाँ पे हेल्थ और एजुकेशन के इश्यूज हैं, बहुत सारे और मसाइल है वहां पे, तो वो भी इस चीज के खिलाफ है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है उसको मैं समझता हूँ कि जो सपोर्ट वो चाह रहे थे कि शायद मिलेगी वो मिल नहीं रही, और जो अचीवमेंट वो चाह रहे थे वो भी नहीं मिली। बिल्कुल, तो अल्टीमेटली तो उनको ये सारी जो चीजें वाइंड अप करनी पड़ेंगी। और दूसरी बात ये है कि तो क्या सर इस वाइंड अप से आपकी मुराद सरेंडर करना है, ईरान की शराइत मानना है? बहुत सारी शराइत तो ईरान की वो मान चुके हैं, एक आध चीज के ऊपर मामला है, बहुत सारी शराइत तो अमेरिका मान चुका है। सिर्फ वो जो ईरान के हवाले से सिर्फ एक ही उनको चीज है कि वो अपना जो जौहरी प्रोग्राम वो बंद कर दें और सारी अफसुदगी जो है अफसुदा जो है वो उनके हवाले कर दें। इस चीज के ऊपर बाकी तो मरहलावार वो उनके मुंजमद असासे भी खोलने पर तैयार हो गए हैं। अपना हरमज का कंट्रोल ईरान के पास होगा, इसके ऊपर भी वो तैयार है। तो मामला ये है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी है, जिस तरह अभी बात हुई है, रशिया जो है उसको फेस करना पड़ेगा, चाइना को उसको फेस करना पड़ेगा, बहुत सारे हमारे जो इस्लामी खरीदी ममालिक है जहाँ पे उसके अड्डे हैं वो भी अब तंग आ चुके हैं अमेरिका, क्योंकि नुकसान सबसे ज्यादा हमारा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसकी वजह से वो खुद परेशान का शिकार हो गए। यानी कि इस सारी बात को अगर हम एक जुमले में करें तो अमेरिका की सिवाय सुबकी के अलावा इस जंग में उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। ब्रिगेडियर साहब आपकी जानिब आएंगे, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका सरेंडर कर चुका है? बात यह है कि अमेरिका के अंदर अगर अमेरिका वाकई ये चाहता है, या अमेरिकन पब्लिक जिस तरह हम रिसीव करते हैं कि वहाँ अमेरिका के खिलाफ लोग हैं, 82% खिलाफ हो गए, उन्होंने कहा जी 25% पेट्रोल जो है आपकी वजह से बढ़ा है, तो अमेरिकन जो कांग्रेस है उसके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि वो जो वॉर पावर्स हैं वो डोनाल्ड ट्रंप से वापस ले ले, क्योंकि 60 दिन गुजर गए। और अगर वो कहता है कि 7 तारीख को उसने
जो ब्लॉकेड ऑफिस किया था, तो ब्लॉकेड के बाद भी तो फायर होते रहे, अभी कल भी परसों भी पाकिस्तानी टैंकर का अभी भी फायर हुआ है, तो जंग तो नहीं रुकी है। वैसे ही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या अमेरिकन कांग्रेस ये लॉ पास करेगी, क्योंकि वहां पे जितने भी सेनेटर्स हैं ना वो सारे पेड हैं फ्रॉम एपैक, और एपैक वो यहूदियों की तंजीम है जिसका भी एक थिंक टैंक का नुमाइंदा निक स्टीवर्ट को उसने नेगोशिएशन टीम में शामिल किया है। जी जी तो बिल्कुल। एपैक वो टीम है, जितने भी कांग्रेसमैन है वेदर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन, उनकी इलेक्शन कैंपेन के अलावा उनका रोजमर्रा का खर्चा भी वो एपैक उठाती है। तो उनके तलबे तो उन्हें जूते तो चाटते हैं फिर उन सेनेटर। तो यहाँ देखना यह है कि क्या वाकई अमेरिका जो अपने आप को रूल का और चीजों का चैंपियन कहता है, वहां ये करारदाद मंजूर होगी कि अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप से वॉर पावर जो वापस चली जाए। अगर वो देते हैं तो फिर आप ये देखेंगे कि हम ये कहेंगे कि हाँ अमेरिका को सुस्ती का सामना है। अदरवाइज तो किसी ना किसी तरीके से वो क्योंकि अभी भी ये जो बातचीत की जो हम पर्दा एक बात कर रहे हैं, इस बातचीत के पर्दे के पीछे ट्रंप ने शैतान याहू को ये इजाजत दी कि तुम लेबनान के जितने हिस्से पे कब्जा कर सकते हो कर लो, और उसने को 10% इलाके पे लेबनान के कब्जा कर लिया। और लेबनान पे कब्जा करना ग्रेटर इजराइल का एक प्लान है, तो ट्रंप इनडायरेक्टली ग्रेटर इजराइल के प्लान को सपोर्ट कर रहा है। तो अगर तो ये पावर वापस दी जाती है और वो विड्रॉ करता है ब्लॉकेड, तब हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका को सुर्खी का सामना है। अपने तीनों मेहमानों का नाज़रीन शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपने कीमती वक्त और कीमती तर्जे से आगाह किया। आपसे इजाजत लेंगे, अल्लाह ने